संसद में अभी नो ट्रस्ट मोशन को लेके काफी गहमा गहमी है। जब भी कोई मामला तूल पकड़ लेती है और उसकी गहमा गहमी के अंदर हम कई चीजें मिस कर जाते हैं। इट इज ओनली व्हेन द डस्ट सेटल्स दैट वी सी द रियल पिक्चर। इसका मैं एक मिसाल दूंगी जी कि जो ये पूरी कवायद राहुल गांधी की डेफेमेशन केस को लेकर हुई, अभी वो संसद में वापस आए ऑलमोस्ट लाइक अ हीरो। तो इसके पीछे जो अगर आप देखें पूरे चैप्टर को तो आपको दो तीन चीजें बहुत साफ नजर आएगी और उसी पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने इस मानहानि केस को सेशंस कोर्ट से लेके, ट्रायल कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया और वो संसद में वापस आए। लेकिन शायद आपका मकसद ये नहीं था कि वो हीरो बनके पार्लियामेंट वापस आए। एंड इस बात का इशारा सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया है कि क्या वजह है कि उनको 2 साल की सजा सुनाई दी गई। एक भी दिन का कम होता तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो कई बार एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मैंने देखा है कि जो चाल आप खेलते हो ये सोच के कि इससे विरोधी दल का नुकसान होगा और आपको फायदा मिलेगा, कई बार इसका ठीक विपरीत होता है, उसका उल्टा असर पड़ता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट बैकफायर्स। तो ये उसी का मिसाल है। अगर ये तर्क मान के चले कि ये केस उन पर थोपा गया, उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनका बोलती बंद करने के लिए, उनको संसद से निकालने के लिए, तो उस मकसद में तो आप कामयाब हुए नहीं। उल्टा असर ये हुआ कि आज वो हीरो बन के वापस आए, उनका राजनीतिक कद बढ़ा क्योंकि द बज इज अराउंड हिम एंड इन पॉलिटिक्स दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। बाकी जो दल है, जो INDIA के जो नेता है, उनको भी आपने मजबूर किया कि राहुल गांधी के बारे में चर्चा करे, उनको सपोर्ट करे। तो एक तरह से उस कोalition, उस गठबंधन के अंदर भी उनका कद बढ़ा और ये बहुत जरूरी है। और ये सब तब हो रहा है जब चुनाव 2024 के चुनाव बहुत करीब है। तो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हैं। बट मैं वही मुद्दे पर वापस आऊंगी कि जो चाल आप खेलते हो वो बैकफायर कर जाती है और उसका ये एक मिसाल है। और इसलिए भी भारतीय राजनीति बहुत दिलचस्प है, बिकॉज इट इज लाइक अ गेम ऑफ चेस। देयर इज ऑलवेज अ लेवल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और इसी का एक और उदाहरण, इसी तरह का एक और उदाहरण है अरविंद केजरीवाल, जिनको भी शायद आपने उनका कद छोटा करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनके पंख काटने के लिए दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो आपने पास किया अभी लोकसभा और राज्यसभा में, जो कानून बन गया है, इसका नतीजा ये होगा कि सारे जो महत्वपूर्ण पावर्स थे दिल्ली सरकार के, वो अभी LG ऑफिस में चला गया है। और ये आपने कानूनी तरीके से किया, इस पर कोई दो राय नहीं है। आपके पास बहुमत है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो आप कोई भी चीज को कानून बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक अहंकार जरूर दिखता है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। और इसी तरह के अहंकार कई बार, इसी तरह के राजनीतिक चाल कई बार बैकफायर कर जाती है। क्या ये भी बैकफायर करेगा या नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस तरह के फैसले से आप उस मैंडेट का भी इंसल्ट कर रहे हैं। क्या ये जनता को मंजूर होगा कि जिन लोगों को उन्होंने वोट किया, जिन नेताओं को उन्होंने चुना, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, क्या आज वो इस स्थिति पे आ जाए कि उनके पास कोई पावर्स ना रहे? बाय एनी कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिस इज रेंडरिंग द दिल्ली गवर्नमेंट टूथलेस। मतलब ये कि सारे पावर्स आपने सेंटर के नुमाइंदा जो है, नॉमिनी जो है, उनके हाथ कर दिए। क्या जनता को ये मंजूर होगा? क्योंकि लोकतंत्र का चरित्र यही है कि अंत में आपको जनता के सामने घुटने टेकने हैं और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो वो क्या ये भी चाल आपको उल्टा पड़ सकता है? ये अभी कहना बहुत जल्दी होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि ये समझ में आता है कि आप एक पॉजिटिव नैरेटिव को लेके, डेवलपमेंटल एजेंडा को लेके, सबका साथ सबका विकास जैसे मुद्दों को लेके चुनाव में जाए, लोगों से वोट मांगे, संसद में वापस आए, सरकार बनाए। लेकिन क्या ये जायज है कि आप विरोधी दल के नेताओं को दबा के, कुचल के, उनके पंख काट के, उनके बॉडीज के ऊपर से चल के संसद में वापस आए? क्या पब्लिक को ये मंजूर होगा? क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जनता को बेवकूफ मत समझिए।